चैप्टर का नाम है डिविडेंड डिसीजन। एक्चुअली में ये चैप्टर में 3 राइटर का मॉडल है आपके ग्रेजुएशन में, लेकिन 2 ही राइटर का सिलेबस में हम, लेकिन तीसरा राइटर का मॉडल भी थोड़ा बताएगा आपको आपके नॉलेज के लिए। 3 राइटर है जो अलग अलग वे में एक लॉजिक सोचे और वो ये बोलना चाहते थे कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं, देख के बिजनेस में पैसा को रिटेन कर लेना चाहिए या री इन्वेस्ट कर देना चाहिए मतलब। तो 2 राइटर का नाम है गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल। ये 2 राइटर है, ये दोनों एक ही जैसा बात किए लेकिन अलग अलग फॉर्मूला से अपना बात को जस्टिफाई की। ये लोग ये बताए कब कंपनी को पूरा प्रॉफिट बांट देना चाहिए और कब नहीं बांट के री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसके लिए दो टर्म को समझना बहुत जरूरी है। एक टर्म है आर और एक टर्म है के। आर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कंपनी किस रेट पे कमा रहा है, कंपनी किस परसेंटेज पे अर्न कर रहा है। और के मतलब तो अपने जानते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी किस रेट पे ब्याज ये सब चुका रहे हैं। तो अगर ये दोनों मॉडल एक ही बात किया, वॉल्टर और गॉर्डन दोनों, कि अगर कंपनी को आर ग्रेटर देन के, आर ग्रेटर देन के, अच्छा तीसरा मॉडल का नाम हम बोल देते हैं एमएम मॉडल है, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। एमएम मॉडल बोल के एक मॉडल है, मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल। ये आपके बीकॉम में सिलेबस में नहीं है बट हम बताएगा ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग बने। तो ये लोग दोनों मॉडल क्या बोला कि आर अगर ग्रेटर देन के, मतलब अभी आपका कमाई का परसेंटेज ज्यादा है कॉस्ट से, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? डिविडेंड बांटना चाहिए कि पूरा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है सर? एक बार फिर से बोलिए। अगर कंपनी का आर ग्रेटर देन के, आर का मतलब कमाने का रेट और के का मतलब खर्चे का रेट, तब इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हाँ, तो ये लोग यही बोला अगर अपने का आर ग्रेटर देन किया, और ये अपने फॉर्मूला से जस्टिफाई किया है लोग ये बात। पहला लॉजिक ये बोला आर अगर ग्रेटर देन किया है तो कंपनी को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूट लेस डिविडेंड। 0 बांटो और अच्छा है, बट 0 अगर नहीं बांटना है तो कम से कम बांटो, ज्यादा से ज्यादा पैसा को रिटेन करके री इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर उल्टा है के इज ग्रेटर देन आर, तब डिविडेंड दे देना। तब भैया अगर खर्चा ज्यादा कमाई कम है तो उस पैसा को री इन्वेस्ट करके और कोई फायदा नहीं है। पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड में बांट दो या ज्यादा से ज्यादा बांट दो अगर पूरा नहीं बांटने का मन है। ये लो, लेकिन या तो 0 या पूरा ही बोला, लेकिन आप एग्जाम में ये बोल सकते हो। अच्छा, तीसरा बात बोला आर अगर इक्वल टू के है तो कुछ भी करो, न्यूट्रलिटी। आर इक्वल टू के माने न्यूट्रल, कुछ भी करो इट डजंट मैटर, बांटो या मत बांटो सेम बात रहेगा। तो ये बात ये लोग अपना अपना फॉर्मूला से जस्टिफाई किया। ये बात तो ओरली बोलना हो गया, देख मतलब आंखों से देख के ऑब्जर्व करके, लेकिन ये बात को जस्टिफाई कैसे किया? ये लोग का फॉर्मूला से मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकल कर आता है, पी निकल कर आता है, पी। इन तीनों मॉडल के फॉर्मूला से क्या आता है? पी। पी माने प्राइस ऑफ द शेयर, यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो अगर आप देखो कि आर ग्रेटर देन के है, जब आपको दिखाई देगा कि आर ग्रेटर देन के, अपना एनालिसिस क्या बोलता है? मत बांटो डिविडेंड, है ना? हाँ। तो लेकिन तब आपको अगर आप एक बार एग्जांपल दे रहे हैं, हम गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूला से अगर हम सॉल्व करेगा तो देखना अगर आप पूरा डिविडेंड बांट देते हो, ये सिचुएशन है आर ग्रेटर देन के, और अगर आप पूरा डिविडेंड बांट देते हो तो देखना आपका शेयर प्राइस बहुत कम आएगा, और 0 बांटते हो तो शेयर प्राइस बहुत ज्यादा आएगा। और कंपनी के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन यही है कि मार्केट में शेयर का प्राइस अगर हाई हो, बढ़ जाए, हाँ, तो वो शेयर होल्डर सबसे खुश में रहते हैं। तो ये दोनों ही मॉडल यही बात किया, गॉर्डन भी और वॉल्टर भी। एक और मॉडल है एमएम मॉडल, वो क्या बोलता है? देखो आपके सिलेबस में तो ही है वॉल्टर एंड गॉर्डन, ठीक है। लेकिन एक और मॉडल है एमएम मॉडल, मोडिग्लियानी एंड मिलर मॉडल। वो भाई साहब बोलते हैं डिविडेंड बांटो या मत बांटो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम फिर के शेयर प्राइस वहीं पहुंच जाएगी। अगर आप डिविडेंड बांट दोगे तो उससे शेयर होल्डर वैसे ही खुश है, और अगर आप डिविडेंड नहीं बांट के री इन्वेस्ट कर दोगे और शेयर का प्राइस ऊपर भाग जाएगा तो शेयर होल्डर वहां भी बेच के कमा लेगा, दोबारा शेयर प्राइस का वही नीचे आ जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर सेल करेगा तो शेयर का वैल्यू नीचे गिरेगा। ठीक है, तो वो बोलता है इट इज इनडिफरेंट, आप बांटो या मत बांटो, फर्म का वैल्यूएशन, शेयर का प्राइस नहीं, फर्म का वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन वहीं का वहीं पहुंच जाता है। हम आपको एक फॉर्मूला से प्रूव करके जरूर दिखाएगा, बट आपके एग्जाम में नहीं है, सो डोंट वरी। ओके, आपके सिलेबस में केवल वॉल्टर और गॉर्डन है। तो देखो वॉल्टर मॉडल क्या बोला, पहले लोग किसको एक्सप्लेन किया देखना पड़ेगा, पहले वॉल्टर को समझाया। तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या बोला, देखो डी माने डिविडेंड, क्या निकल कर आएगा इस फॉर्मूला से, P इक्वल टू, देखो मतलब प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर निकल कर आएगा इस फॉर्मूला से। तो P का मतलब है मार्केट प्राइस, D का मतलब डिविडेंड, R बाई K, R माने रेट ऑफ रिटर्न, K माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मल्टीप्लाई बाई E माइनस D, E माने अर्निंग पर शेयर EPS, और D माने अगेन डिविडेंड, होल डिवाइडेड बाई K माने भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो देखो लोग एक सम से समझाते हैं। ये देखो, Z कंपनी लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। द प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑफ द कंपनी इज 16%, यानी ये क्या दे दिया, R। प्रॉफिटेबिलिटी रेट मतलब रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी का अभी के लिए पे आउट रेशियो जो है वो है 80%, मतलब कंपनी जितना कमाता है उसका 80% डिविडेंड बांट देता है। पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, बांट देना, और रिटेन कर लेना मतलब रोक के रख लेना। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी K 10% है। तो बेटा जी आप ब्लैंक आई से चीजों को अगर देखो तो R 16% है, K 10% है। आपका पहला एनालिसिस क्या बोलता है, कॉस्ट कम है, R ज्यादा है, K कम है, मानी डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए। बट कंपनी अभी क्या पॉलिसी फॉलो कर रहा है, 80% डिविडेंड बांट देता है वो, मतलब अगर 10 रुपया प्रॉफिट कमाता है, EPS अगर 10 रुपया आता है तो 8 रुपया बांट देता है। अब आपको पूछा व्हाट विल बी द प्राइस पर शेयर एज पर द वॉल्टर मॉडल एंड डू यू कंसीडर द गिवन पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। तो आपका पहला ही आंसर होगा नहीं, ऑप्टिमम तो नहीं। ऑप्टिमम क्या होता, अगर 0 पे आउट होता है ना। यस सर, लेकिन आपको ये बात साबित भी करना पड़ेगा। हाँ, खाली ऐसे लिख के आने के नंबर नहीं मिलेगा। ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो सीधा, ये 5 का भी आ सकता है, 10 का भी आ सकता है। इस चैप्टर से दिखाएंगे 10 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन पूछता है, मतलब यही टॉपिक है, बस इसको अरे आपसे 2-3 बार सॉल्व करवा देगा। अगर पे आउट 80 होता, पे आउट 60 होता, पे आउट 40 होता, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि यहाँ पे पहले वॉल्टर मॉडल से पहले प्राइस पर शेयर निकाल के दिखाना, मतलब जो करंट सिनारियो कंपनी फॉलो कर रहा है उस पे, उससे हाँ। तो अपना फॉर्मूला क्या है, D प्लस R बाई K इंटू E माइनस D बाई K। कंपनी अभी पर शेयर कितना कमा रहा है, 16%। ये तो परसेंटेज है बेटा, वैल्यू में कहाँ से निकला, 16 ही होगा ना, 100। अच्छा एग्जाम्पल ले रहा है कि 100 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है। हाँ तो 100 का 16 रुपया कंपनी का प्रॉफिट है, EPS है, उसका 80% डिविडेंड बांट दे रहा है। 16 का 80% 12.8। तो देखो D आ गया 12.8, आपका R आ गया 0.16 सॉरी, K आ गया 0.1 इंटू E माइनस D, E माइनस 16 रुपया अर्निंग मान रहे हैं एक बार, माइनस D यानी 12.8 होल डिवाइडेड बाई 0.1 यानी K। सर वो अर्निंग अज्यूम कर लिया है 16% को लेके। हाँ 16% माना 100 रुपये माना है कि अगर
100 रुपये एक शेयर, वैसे ठीक है 100 रुपये एक शेयर का दाम है और 16% प्रॉफिट है, तो 100 रुपये का 16% 16 रुपीज ही होगा। तो अब इसको सॉल्व किया तो कंपनी का शेयर प्राइस क्या आ रहा है 179.2 फिलहाल, यानी कंपनी का ये शेयर प्राइस है। ठीक है, अब आपको बोल रहे हैं कि क्या ये ऑप्टिमम है, आपका लिथल आंसर होगा नो, है ना, क्योंकि आप बोलोगे आर ग्रेटर देन के है, सो दिस इज नॉट द ऑप्टिमम पे आउट। 80% पे आउट रेशियो ऑप्टिमम नहीं है। पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए 0, है ना। तो प्रूव करो अपना बात को। देखो लिखा था गिवन पे आउट रेशियो इज नॉट ऑप्टिमम, आपका पे आउट रेशियो तो नील होना चाहिए ताकि शेयर वैल्यू मैक्सिमम रहे कंपनी का। तो प्रूव कीजिए। देखो ये लोग डी को 0 लिया, तो 0 प्लस 0.16 जो है 0.1 इंटू 16 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.1। अरे डी को 0 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रख दिया। हाँ यस तो देखो शेयर का वैल्यू कितना आ रहा है 256 ज्यादा आ रहा है। यही बेटा जी अगर उल्टा होता, मान लो अगर यहाँ बोलते 10% मेरा आ रहा है और 16% किए, तो देखो सेम अप्लाई करके कि पूरा डिविडेंड बात देना चाहिए था कंपनी को। हाँ देखो एक बार पुट करके, अगर 0 की जगह हम 16 पुट करता प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 0.16 इंटू 16 माइनस 16 होल डिवाइडेड बाई 0.1, ये तो होता होल डिवाइडेड बाई 0.16। सॉरी सर वो तो डी है ना, डी की जगह पे 16। हम, अरे बेटा जी अगर हम बोलते हैं मेरा R 10% होता और K 16% होता तो कंपनी क्या डिसीजन लेता, कंपनी के लिए ऑप्टिमम रेशियो क्या होता, पूरा बांट देता। पूरा बांट देना। तो हम D की जगह 16 पुट कर दिया हाँ हाँ और R हो गया मेरा 0.16, R हो गया 0.1, K हो गया 0.16। सॉल्व करके देखो आपका शेयर प्राइस कितना है। हाँ एक सेकंड 0.1, देखो ये तो 0 आएगा पूरा ही सॉल्व करने पे। 0.1 डिवाइड बाई 0.16 इंटू 0, खाली 16 डिवाइडेड बाई 0.16 कर लो। डिवाइडेड बाई 0.16 100 रुपीज आता। ठीक है, यस तो यही मेरा कहा है। पॉइंट इज आपको एग्जाम में बोलेगा पी निकाल के बताओ और आपको बोलेगा अगर ऑप्टिमम रेशियो है या नहीं ये बताओ, नहीं है तो प्रूफ करो क्यों नहीं है, या आपके हिसाब से क्या ऑप्टिमम होता वही सही होता। तो हमेशा साबित क्या करो, जिस मेथड से प्राइस बढ़ रहा है शेयर का वही कंपनी के लिए ऑप्टिमम है। यस सर। एक और समझ करते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी एज पर वाटर मॉडल। अर्निंग आफ्टर टैक्स, यहाँ पे देखो ई गायब, ई डायरेक्ट नहीं है, ई आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका 15 लाख है पैट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3 लाख है, डिविडेंड पर आपका 6 लाख रुपया टोटल डिविडेंड बांटते हो और आपका पी, और यहाँ पे एक चीज गायब है देखो, पी रेशियो दिया आपको, प्राइस अर्निंग रेशियो। हाँ तो के निकालने का तरीका होता है 1/P रेशियो, ये नया चीज याद करना। के निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ के गायब है ना क्वेश्चन में, देखो यस सर। देखो रेट ऑफ रिटर्न दिया है, माने आर दे दिया, हाँ आपको डिविडेंड टोटल 6 लाख बताया है, तो बेटा अगर 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है तो 6 लाख बाई 3 लाख कर लो, पर शेयर डिविडेंड आ जाएगा 2 रुपया। नहीं समझे? नो सर। सुनो आराम से, आपको क्या क्या चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एक तो आपको आर चाहिए जो कि गिवन है 20%, ठीक है। एक आपको चाहिए के जिसका तरीका होता है 1/P रेशियो, तो आपका P रेशियो 10 है तो 1/10 करो, तो क्या आ गया 0.1, ठीक है। यस सर। तीसरा चीज आपको चाहिए डिविडेंड पर शेयर और एक चाहिए अर्निंग पर शेयर। 4 ही तो चीज चाहिए वाटर मॉडल सॉल्व करने के लिए। यस सर।
तो बेटा जी टोटल डिविडेंड अगर आप 6 लाख बांटते हो और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर 3 लाख है तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहे हो? 2 रुपए। हाँ, टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका 15 लाख है और आपका 3 लाख का इक्विटी शेयर है, तो पर शेयर का अर्निंग कितना हो गया? 5 रुपए। हाँ, तो सब कुछ अच्छा, मिल गया ना, डी मिल गया, आर मिल गया, के मिल गया, ई मिल गया। यस सर। बस अब तो फॉर्मूला में डालो, आंसर निकालो। देखो पहले बोला था वॉल्टर मॉडल से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकाल के दिखाओ, तो डी आपका निकल गया था 2 रुपये, तो देखो 2 रुपये पुट किए। ठीक है, अगर आपका आर पता है ये 0.2 गिवन है, के आप निकालियो 0.1, यस सर। आपका ई पता है 5 रुपये पर शेयर आप निकालियो, डी आपको पता है 2 रुपये पर शेयर आप कैलकुलेट कियो, के आप कैलकुलेट कियो 0.1, हाँ। तो सॉल्व करोगे तो 80 रुपये आया एक शेयर का दाम। ठीक है, यस सर। तो यही एक मात्र ट्विस्ट दे सकता था कि के गायब कर देता, और दूसरा ट्विस्ट ये हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो ई और डी आपको चाहिए ना क्वेश्चन में, वो पर शेयर चाहिए, टोटल में नहीं चाहिए। हाँ। ये दो बात आपको दिमाग में फिट रखना है कि के गायब कर दे तो 1/p रेशियो होता है, और मेरे को ई और डी ऑलवेज पर शेयर चाहिए, टोटल में नहीं चाहिए। सर प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? पी रेशियो होता है मतलब आप एक शेयर पे कितना अर्निंग कर रहे हो। 1/p रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, आप जितना रुपया इन्वेस्ट करके रखे हो उसके हिसाब से आपका अर्निंग कितना हो रहा है। ओके, तो इसलिए उसका उल्टा कॉस्ट है। हाँ, उल्टा कॉस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ ये। अब आपको सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, क्या ये ऑप्टिमम रेशियो आपके हिसाब से? चेक कर लो, आपका के आ रहा है 0.1 जबकि आर आ रहा है 0.2, आर ग्रेटर देन के। हाँ, तो 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए, तो प्रूव करो अपने बात। हाँ। ये करो सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व ये लोग नहीं किया, अपने करते। ये तो खाली बोल के छोड़ दिया नहीं नील होना चाहिए, आप प्रूफ भी तो करके आओगे नील होना चाहिए उस बात। तो अगर डिविडेंड नील होना चाहिए डी 0 होगा, 0 होगा। आपका आर 0.2, के हो गया 0.1 इंटू आपका अर्निंग था 5 - 0 हाँ, बाई 0.1, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 5 कर लो, क्योंकि 5 - 0 मतलब 5 होता है। तो 10 आया। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 5, 10 डिवाइडेड बाई 0.1, 100 आ रहा है। देखो पहले कितना आ रहा था एक शेयर का दाम जब कंपनी का पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, 80 रुपया, और अभी 100 आ रहा है। अभी 100 आ रहा है, तो मतलब आपका डिसीजन राइट है। यस। तो यही छोटा सम ऐसा पूछ सकते हैं, ये देखो बड़ा सम कैसा पूछ लेते हैं। अच्छा ये गॉर्डन मॉडल है, पहले आपको गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला समझा देते। देखो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, यही आपको होल्डर मॉडल में भी दे सकता था, ये सम आपको बता देगा एग्जाम में, डोंट वरी। गॉर्डन के होल्डर क्या सॉल्व करना, अच्छा, मॉडल का नाम बोलेगा। ओके। तो चलो अब गॉर्डन का फॉर्मूला करते हैं, ये बड़ा सम्स करते हैं। देखो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इक्वल टू E इंटू 1 - b होल डिवाइडेड बाई k - br। यहाँ E का मतलब तो पता है अर्निंग पर शेयर, यस P का मतलब पता है मार्केट प्राइस पर शेयर, यस। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो। B का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, कंपनी कितना प्रॉफिट में से कितना बार रिटेन कर रहा है। तो 1 - b का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो। मेरा बात आराम से सुनना, अगर B का मतलब रिटेंशन रेशियो होता है तो 1 - b करेंगे तो क्या हो गया, बाकी बचाओ पैसा का क्या करोगे। अगर हम बोलता है हम 100 रुपया में 80 रुपया रिटेन कर लेते हैं, रख लेता है बिजनेस में, तो बाकी 20 क्या करता है, बांट देते हैं, पे आउट रेशियो। तो B का मतलब रिटेंशन रेशियो है। तो अगर आपको रिटेंशन रेशियो दे दे तो 1 - b पुट कर लोगे आप, और अगर आपको पे आउट रेशियो दे दे तो आप रिटेंशन रेशियो निकाल के पुट कर देना 1 - b। ठीक है, यस सर। आपको के का मतलब पता ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ। बी का मतलब तो अभी भी आपको बताया रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न। तो यही फॉर्मूला है, यहाँ भी वही है।
अगर आपका आर ग्रेटर देन की है मतलब डिविडेंड मत बांटो, आर लेस देन की है मतलब पूरा बांट दो, आर इक्वल टू की है मतलब न्यूट्रलिटी का बात है। लॉजिक वही है सेम। गॉर्डन और वॉल्टर बात अलग नहीं करता, एमएम बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इररिलेवेंट है कंपनी कितना डिविडेंड बांट रहा है नहीं बांट रहा है, कितना बांट रहा है इररिलेवेंट है, लेकिन ये लोग बोलता है रेलेवेंट है। ठीक है, ओके सर। तो देखो अब ये बड़ा समझ क्या दिया आपको, बोला जब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड, नेट अर्निंग उसका बता रहा है 1 लाख, इक्विटी शेयर है उसका 5000, ई निकाल दोगे ना EPS, 1 लाख भाई 5000 शेयर, अरे 1 लाख आपका टोटल अर्निंग है और आपका Yes, नंबर sir, ऑफ शेयर sir. 5000 है, तो पर शेयर अर्निंग कितना आ गया EPS 20 रुपया। 20 रुपये। आपको यहाँ पे बता रहा है कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया शेयर का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल रहा है 10% है। अब आपको बोल रहा है अगर आर 9% होता तो, अगर आर 10% होता तो, अगर आर 12% होता तो, ठीक है, और अगर डिविडेंड भी 0 होता तो, 50 होता तो, 100 होता, मतलब आपको 6 सिचुएशन सॉल्व करवा दिया। यही एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब एक बार 9% रिटर्न को पकड़ के 0, 50, 100 डिविडेंड पे आउट सॉल्व करो, एक बार 10% आर पकड़ के 0, 50, 100 पे आउट रेशियो सॉल्व करो, एक बार 12% रेट ऑफ रिटर्न पकड़ के 0, 50, 100 सॉल्व करो। ठीक है ना। यस सर। और यहाँ सॉल्यूशन में देखो कितना प्यारा बात लिखा है जो अपने नॉर्मली जानते हैं कि अगर 100% रिटेंशन है मतलब 0% पे आउट है, अगर 50% पे आउट रिटेंशन है मतलब 50% पे आउट है, और अगर 0% रिटेंशन है मतलब 100% पे आउट है। मतलब बता रहे आपको कि रिटेंशन और पे आउट क्या होता है। ठीक है, चलो एक एक सॉल्व करते हैं। पहला कौन सा सॉल्व करें, जो अपने मन में है वो करते हैं। अपने पहले वाला सॉल्व करते हैं 9% और 0% को। मतलब अपनी का अगर 9% रेट ऑफ रिटर्न है, आप ही बोलो ना, अगर रेट ऑफ रिटर्न 9% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, अपने को क्या करना चाहिए? सर रेट ऑफ रिटर्न 9 है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 है ना, दे हाँ। देना चाहिए डिविडेंड। क्या बोल रहे हो बेटा? सर रिटर्न हाँ कम है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दे देना चाहिए डिविडेंड। Yes, मतलब आपके हिसाब से ये जो 100 पे आउट और 0 रिटेंशन है ये बेस्ट पॉलिसी होगा। हाँ। ठीक है, तो आप प्रूफ करके दिखा दो। तो देखो जब बोला है बहन K इज ग्रेटर देन आर, ये वाला सॉल्व कर अपनी सिचुएशन। 0 रिटेंशन और 100 पे आउट वाला बेस्ट पॉलिसी होगा, यही ना? हाँ एकदम, ये प्रूफ कर लो ना आप तीनों सिचुएशन लेके। यस। तो देखो जब हम आर को 9% ले रहे हैं, ये देखो लास्ट सिचुएशन में आर देखो कैसे सॉल्व करके शो के दिखा। पहले आर ग्रेटर देन क्या पकड़ा, यस सर। और फिर तीनों सॉल्व किया, डिविडेंड पे आउट 0, डिविडेंड पे आउट 100, डिविडेंड पे आउट 50। एक बार आर इक्वल टू क्या पकड़ा और एक बार आर लेस देन क्या पकड़ा। 3 दिया है ना आपको, ये देखो आर पहला में कितना दिया 9%, हाँ, दूसरा में क्या होगा, आर अगर 10% होगा और के भी 10% है, कुछ भी कर सकते हो। हाँ तो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ना था। और तीसरा में बोला आर अगर 12% है और के अगर 10% है तो वो पहला केस। पहला केस है। देखो पहले यही सॉल्व करते, चलो आर ग्रेटर देन के, हाँ। तो आर वहाँ पे 12% है, के 10% है और अर्निंग 20% है। ठीक है ना, अर्निंग 20 रुपीज है, सॉरी। आप तीनों सिचुएशन सॉल्व करो। पहला सिचुएशन क्या दे रहे हो, रिटेंशन रेशियो 100%, पे आउट 0, यही बेस्ट होगा इसमें। तो जब आर 12 और के 10 है हाँ, तो बेस्ट पोजीशन क्या होगा, वो 100 और 0 वाला। पूरा रिटेन कर लेना चाहिए। तो देखो सॉल्व किया, पहले क्या सॉल्व किया है, देखो फॉर्मूला क्या है मेरा, E इंटू 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई के माइनस बी आर। यस तो देखो E में पुट किया 20 रुपीज, हाँ। 1 तो 1 ही है -1 0 हो गया। और B पूरा 1 है, पूरा पूरा बांट देने का बात कर रहे हैं। सर 1 माइनस बी
क्या था एक बार फिर से बताइए ना। हमने उल्टा बोला था। 1 माइनस बी तो डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो 0 होगा। बी माने तो रिटेंशन है, ठीक है। हाँ ये तो लिखा, बी माने रिटेंशन, ये लोग भी तो लिखा। तो 1 माइनस बी तो 0 होना चाहिए। हाँ तो बेटा 0 ही तो हो रहा है। 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? ओ अच्छा इसलिए। हाँ बी अपने आप बी को 1 माना ना, हाँ रिटेंशन है तो 1 माइनस 1 तो 0 ही आएगा। यस सर। इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0। हाँ फिर पी को सॉल्व किया दोबारा, जब क्या माना 50-50%, आधा रख रहे हैं आधा बांट दे रहे हैं। फिर आया 250। सर ये लोग उल्टा कर दिए क्या? एक्चुअली में पता है, अगर ये 0 होगा ना तो ये आंसर आ नहीं सकता। यहाँ पे ये ब्लंडर है, इस मेथड पे ब्लंडर है। आर लेस देन के वाला केस है मुझे लगता है ये। नहीं, आर ग्रेटर देन तो क्या, आर 0.12 है, देख लो। क्या होगा? आर लेस देन तो यार, तो आर इक्वल टू 0.12 ही तो है, और के 0.1 ही तो है। क्या हुआ? हाँ तब सर ए में उन लोगों ने क्या लिया है? एक मिनट आराम से, आप पुटिंग करो, चलो आप डब्बा कुछ करो, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पुटिंग करते हैं जगह नहीं। एक्चुअली में एक बात बोले, यस सर। 0 पे आउट कभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए 0 आ रहा है, ये लोग का आंसर राइट है। और ये लोग ये जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है कि ये कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 0 पे आउट कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन देखते हैं फिर भी अपने अपने हिसाब से। कितना फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 माइनस बी होल डिवाइडेड बाई के माइनस बी आर। अपने पहला सिचुएशन क्या पकड़ रहे हैं, मेरा R 12% है और K मेरा 10% है। हाँ तो मेरा यहाँ पे अर्निंग आ रहा है 20 रुपीज इंटू 1 माइनस, हम क्या मान रहे हैं पहले 100% रिटेंशन, तो मतलब पूरा ही रिटेंशन, बी माने रिटेंशन ही होता है। तो 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई के कितना है मेरा 0.1 माइनस बी कितना है मेरा 1 बी तो 1 है बेटा, बी मतलब तो रिटेंशन है, हाँ ठीक है। इंटू आर कितना है मेरा 0.12। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर 0 हो गया, ऊपर 0 तो 0 हो गया। किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आएगा 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा कि इन्फिनिटी आएगा? सर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से इंफिनिटी, और 0 को किसी भी हाँ, नंबर से इसीलिए ये बोला ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन। मतलब नीचे 0 होता तो इंफिनिटी होता। हाँ, ये सिचुएशन गलत सॉल्व कर लिया क्योंकि 0 आंसर आ रहा है जो कि आपका लॉजिक को गलत साबित कर रहा है। हाँ लेकिन यहाँ पर इसलिए लोगों ने साबित किया कि कभी भी फुल्ली मतलब रिटेंशन जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन बाकी दोनों सिचुएशन में देखो, जैसे जैसे आपका रिटेंशन बढ़ा रहा है शेयर का प्राइस गिर रहा है। देखो जब 50% रिटेन कर रहा है तो शेयर का प्राइस क्या आ रहा है 250, और जब 0 रिटेन कर रहा है तो 200। सर ये तो इसका फॉर्मूला ही अजीब हो गया। क्यों? इसलिए पहले 0 हो गया। नहीं मतलब मैं बोल रही हूँ इसका ऊपर फॉर्मूला वाला ही तो पहला वाला। हाँ ये जस्टिफाइड नहीं है, ये अमीर बोल तो रहा है जस्टिफाइड नहीं है। इसको छोड़ के बात करो चलो। ओके सर, बट एग्जाम में भी तो ऐसा हो ही सकता है। हाँ हो सकता है, तो आप 0 निकाल के आओगे बोलोगे जस्टिफाइबल नहीं है, आप बोल के आओगे एग्जाम में। ठीक है, क्या अगर 0 लेके सॉल्व करते हैं ना 100% रिटेंशन मानते हैं, 0 पे आउट मानते हैं तो जस्टिफिएबल नहीं है। गॉर्डन मॉडल में, वॉल्टर में हो रहा है बट गॉर्डन में नहीं हो। ठीक है, यस सर। देखो आप उल्टा वाला सॉल्व करो, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। जब R ग्रेटर देन R लेस देन के, हाँ तब भी 0 ही है पूरा देते हैं। देखो पहला वाला 0 आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला कितना आ रहा है 181। यस सर, और तब उसका तीसरा बढ़ वाला रहा है 200। जैसे। हाँ तो जैसे जैसे हम
रिटेंशन को कम कर रहे हैं, नहीं रिटेंशन को बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है क्योंकि रेट कम हाँ है। ठीक है, यस सर। तो यही बात यहाँ पर ये जस्टिफाई करता है इसमें सेम फॉर्मूला। रह गया। हाँ, फॉर्मूला से जस्टिफाई करते लो, बट ये पहला सिचुएशन जस्टिफिएबल नहीं है क्योंकि आंसर 0 आ रहा है, तो आपकी बात को गलत साबित कर रहा है। और देखो इक्वल वाला में देखो, पहला वाला में इन्फिनिटी आ जा रहा है, अगेन ये जस्टिफिएबल नहीं है यस सर। क्योंकि नीचे 0 आ जा रहा है ना आपका, हाँ इसलिए ये जस्टिफिएबल नहीं है। तो ये वाला Yes. सिचुएशन कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन बाकी दोनों देखो, जब आप 50% रिटर्न कर रहे हो तब भी 200 आ रहे हैं, जब आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो तब भी 200 आ रहा है, 200 सेम आ रह रहा रहा है। है। तो R इक्वल टू के में तो हो रहा है ना न्यूट्रलिटी वाला बात। यस सर। हाँ, तो ये लोग यही बात समझ के, लेकिन 0 लेना है ना जब, तो जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा अपना बात। यानी गॉर्डन मॉडल में 100% रिटेंशन एंड 0% डिविडेंड इज नॉट जस्टिफिएबल। नॉट जस्टिफाइड। यस सर। ठीक है, यस सर। बाकी ठीक है। यही आपका वोल्टर और गॉर्डन मॉडल एग्जाम में यही आता है। देखो यहाँ पे वोल्टर मॉडल में सॉल्व करने बोला है 3 के का, आइए ना 3 टाइप दे के वोल्टर, यानी 3 कंपनी दे दी यहाँ पे कंपैरिजन में। हाँ बट वो हुआ 3 टाइप ही थे। हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे 15 बार है, मतलब आपका R बड़ा है, K छोटा है, हाँ फिर 12 बार है, और यहाँ पे 10 बार है। हाँ तो ये लोग वही कर दिया यहाँ पे वोल्टर मॉडल से सॉल्व करने। तीनों कंपनी का आपको मार्केट प्राइस निकालने बोलेगा, और ऊपर भी देखो 3 पे आउट दे दिए। देखो नील पे आउट, 25% पे आउट या 75% पे आउट, 6 से क्वेश्चन हाँ। सॉल्व करवा दिया आपसे। ये देखो इसमें 100% पे आउट नहीं था, है तो, हाँ नहीं इसमें 100% पे आउट नहीं, लेकिन नील है। नील नील है। पे आउट मतलब भी तो 100% रिटेंशन ना। 100% रिटेंशन, लेकिन 100% पे आउट सॉल्व करने नहीं बोले। हाँ 0, 25, 75 पे आउट ही बोले। कैसे आपको एग्जाम में बड़ा समझेगा। अब आपको बोलेगा तीनों कंपनी पे कमेंट करो, वैसे भी आप कंपनी मत बोलो, 3 सिचुएशन ही बोलो ना। तो आप तो प्रूव किए ना अपना बात को कि पहला केस क्या बोलता है, जब आपका R ग्रेटर देन के है, तो देख लो जब R ग्रेटर देन के है, तो जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ा रहे हो आपके शेयर का प्राइस गिर रहा है। हाँ जब R इक्वल टू के है, तो जब आप कुछ भी करो तो इन्होंने शेयर का प्राइस सेम आ रहा है, देख लो 83.33, 83.33, 83.33। और जब आपका R लेस देन के है, तो देख लो जैसे जैसे आप डिविडेंड बढ़ा रहे हो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। हाँ यही तो जस्टिफाई करना था। यस। तो ये आपका डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर खत्म। हाँ, चैप्टर खत्म। अब हमको आपको एक बार मोदी की लाइन में कहानी बताना है, वो केवल जानना है आपको, आपके एग्जाम ओरिएंटेड काम का नहीं। अब आपका मन, आप जानना चाहते हो? हाँ सर बता दीजिए। हाँ, बताने में कोई दिक्कत नहीं। देखो मॉडिग्लानी एंड मिलर मॉडल बोला क्या, MM मॉडल बोला आपका 3 फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, जिनसे आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द फर्म। और आप एक चीज देख लो, भले ही कंपनी पूरा डिविडेंड बांट दे या कुछ नहीं बांटे, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा। देखो थोड़ा बहुत रुपया में ऊपर नीचे दिखाई देगा आपको, 2, 4, 5 रुपया, 20, 30 रुपया, लेकिन लाखों का फिगर में 20 रुपया का कोई औकात नहीं। तो आप देखोगे आपका वैल्यू ऑफ द फर्म घूम फिर के वहीं पहुंचा है। फिर ये साबित करना चाहा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिविडेंड बांटे या नहीं बांटे ये डिसीजन इररिलेवेंट है। अच्छा देखो ये लिखा है, MM मॉडल क्या बोला, डिविडेंड इज इररिलेवेंट। ठीक है, यस सर। जब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर पिक्चर समझ में आएगा। ये देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो बोल रहा है कैपिटल रेट कंपनी का 10% है, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के। ठीक है,
शेयर कंपनी का मान लो 10,000 शेयर कंपनी इशू करके रखा है, एक शेयर का दाम 100 रुपये है और कंपनी अभी फिलहाल डिविडेंड बांट रुपया 5 रुपया पर शेयर करके डिविडेंड बांट। कंपनी का नेट इनकम है 1 लाख रुपये। कंपनी के पास एक नया इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है जिसमें और 2 लाख रुपया लगेगा, ठीक है। बोल रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म पर कैलकुलेट करके बताओ कि डिविडेंड नॉट पेड और डिविडेंड पेड। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेगा बेटा, एक फॉर्मूला है P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस K। P0 मतलब पुराना प्राइस, P1 मतलब नया प्राइस, D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड और K मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस फॉर्मूला से बेटा P1 निकले। देखो P0 इक्वल टू, लेकिन P0 तो क्वेश्चन में गिवन है ना, 100 रुपीज अभी शेयर का दाम है। तो 100 रुपीज अगर शेयर का दाम है, पहले हम पकड़ रहे हैं डिविडेंड नॉट पे। तो देखो मेरा P1 क्या होगा, P1 तो निकालना ही है, P0 क्या होगा 100, P1 तो निकालना ही है। डिविडेंड बांट नहीं रहा मतलब डिविडेंड नॉट पेड मतलब D क्या होगा 0, तो 1 और नीचे होगा 1 प्लस के ही कितना बोला कंपनी का 10%। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कंपनी का एक शेयर का दाम आ रहा है 110 रुपये, मतलब आज के दिन में मार्केट प्राइस अभी 110। स्टेप 2, अब हमको नया एक प्रपोजल है ना जिसमें 2 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ यस नया एक प्रपोजल है जिसमें हमको 2 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। हाँ तो कंपनी को ये जो फंड रिक्वायरमेंट है, कंपनी के पास खुद का अर्निंग कितना है 1 लाख रुपए है ऑलरेडी, हाँ मतलब और कितना चाहिए 1 लाख। तो ये देखो पहले निकाला हम फंड रिक्वायरमेंट कि कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख है, कंपनी को नया प्रपोजल के लिए 2 लाख चाहिए क्योंकि डिविडेंड कुछ नहीं बांट रहा है, तो 1 लाख तो है, पूरा 1 लाख है तो 1 लाख और चाहिए। अभी मार्केट में एक शेयर का दाम 110 रुपये है ना। P1 निकाला है, P1 क्या होता है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। यस सर। तो अगर हमको 1 लाख रुपया चाहिए बेटा और एक शेयर का दाम 110 रुपये है, तो हमको कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा ये फंड जुगाड़ने के लिए। नौ सौ 9 शेयर और इशू करना पड़ेगा अप्रोक्स। हाँ ठीक है, अप्रोक्स ही रहना, ठीक है। अब बोला वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो जब हम पहले नंबर ऑफ शेयर निकाला, आप जो निकाले हो, तो हम पहला स्टेप में निकाला कि आज के दिन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर कितना है। स्टेप 2 में हम निकाला मेरे को फंड और कितना चाहिए, कितना है और कितना चाहिए। यस सर। फिर हम निकाला हमको नंबर ऑफ शेयर इसके लिए कितना इशू करना पड़ेगा। ये फंड तो जुगाड़ना पड़ेगा ना मार्केट से, और 1 लाख रुपए तो उसके लिए हमको शेयर इशू करना पड़ेगा। आज के दिन में मार्केट का दाम 110 रुपये, तो हम 110 में बेचेगा शेयर, तो मतलब और 909 शेयर इशू करें तो 1 लाख रुपए का इन्वेंट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब स्टेप 4 में वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगाएगा। मेरा ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर प्लस नया नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस। ऑलरेडी नंबर ऑफ शेयर प्लस नया शेयर इशू जो करना है इनटू मार्केट प्राइस माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड प्लस ऑलरेडी अर्निंग। अच्छा, मतलब 2 लाख माइनस कर। हाँ, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, ये फॉर्मूला है। तो देखो मेरा ऑलरेडी कितना नंबर ऑफ शेयर है मार्केट में 10,000 पहले से है ना, 10,000 शेयर इशू कर रखा है 100 रुपये वाला। यस सर। तो 10,000 शेयर ऑलरेडी है, और कितना इशू करेगा चेंज इन एन, मतलब और कितना नया शेयर इशू करेगा एन प्लस चेंज इन एन फॉर्मूला और शेयर इशू करेगा 909। एक शेयर का दाम मार्केट प्राइस कितना P1 हम खुद कैलकुलेट किया 110 माइनस 2 लाख मेरे को और इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लस मेरे पास 1 लाख है ऑलरेडी, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 किया, मेरा आ रहा है 9,99,990 मेरे आज के दिन फर्म का औकात है, ठीक है। तो देख लो पहले भी कितना था, डिविडेंड इशू करने के पहले 10,000 इंटू 100 10 लाख। वैल्यू ऑफ द फर्म वही है ना, फर्म का वैल्यू क्या होता है जितना टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है कैपिटल। हाँ। तो देखो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आज के दिन 10,000 इंटू 100 1 लाख 10 लाख, और डिविडेंड इशू नहीं करे तो भी कितना आ रहा है 9,99,990 मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 लाख। अब एक बार करते हैं डिविडेंड पेड, सेम पूरा सिचुएशन सॉल्व करेंगे डिविडेंड पेड के लिए। चलो करते हैं, पहले वही निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके।
P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 बाई 1 प्लस K, वो तो निकला हुआ ही है मेरा, वो तो निकला Yes, हुआ ही है। sir. नहीं, अब वो तो तो डिविडेंड आएगा बांट ही रहे, नहीं सॉल्व होगा, डिविडेंड बांट रहे ना तुम। अच्छा अच्छा, अब नया वाला जीरो की इसमें जगह कुछ हाँ, और होगा। D1 की जगह 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये रहा, तुमने बोला ना डिविडेंड अभी तुमने 5 रुपया करके बांटते, अगर बांटता तो हाँ तो चलो सॉल्व करते हैं। वही P0 इक्वल टू P1 प्लस D1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस K। मेरा P1 कितना है अभी, P1 तो निकालना है, ये P0 100 रुपये है, P1 निकालना है, D1 5 रुपया होगा डिवाइडेड बाई 1.1, तो 100 तो 100 इंटू 1.1 माइनस 5, हाँ तो 105। 105 आ रहा है, हाँ ये आ गया, देखो 105 रुपया मेरा P1 आ गया। ठीक है, ये सर, मेरे पास ऑलरेडी अर्निंग 1 लाख का है, लेकिन अभी हम डिविडेंड बांट रहे हैं 5 रुपया करके, और 10,000 शेयर मतलब 50,000 हम डिविडेंड बांट देगा, यस सर, तो मेरे पास बच रहा है कितना रुपया, 50,000 रुपया बच रहा है। हाँ और नया प्रोजेक्ट के लिए 2 लाख रुपया चाहिए, मतलब हमको 1.5 लाख अब कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा। मेरे पास 1 लाख रुपया का अर्निंग था, लेकिन 50,000 तुम डिविडेंड भी बांट देगा, तो जेब हाँ, में तो पैसा 50,000 बचा कितना, 50,000, लेकिन चाहिए नया प्रोजेक्ट के लिए कितना, 2 लाख। तो और 1.5 लाख कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। हाँ तो 1.5 लाख बाई 105 की कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे, 1429। ओके, चलो अब दोबारा वैल्यू ऑफ द फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, n प्लस चेंज इन n इंटू P1 माइनस I प्लस P होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस K। तो मेरा पहले से n कितना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर पहले से 10,000 है, नया हम कितना और इशू करेगा, 1429। 1429 हम नया शेयर इशू करेगा। मेरे आज के दिन में बाजार में शेयर का दाम 105 रुपया, P1 निकाला है, मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए 2 लाख, मेरे पास अर्निंग कितना है, 1 लाख। सर 50,000। नहीं डिविडेंड तो बांट रहा है, वो तो अलग बात हो गया ना, यहाँ पे मेरे पास अभी अर्निंग है कितनी, ओ अच्छा, डिवाइडेड बाई 1.1, 10,000 प्लस 1429 इंटू 105, तो ये क्या हुआ, 1,20,004 रुपये, 12,45,000 रुपये 12 लाख माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख 11,45,000 रुपये। डिवाइडेड बाई 1.1। दस लाख 40 रुपये, हाँ तो ये उतना है। वही घूम फिर के पहुंच गया। अच्छा, तो वैल्यू बस कुछ रुपए से फर्म चेंज। का वो नहीं, रुपया का मतलब 10 लाख रुपया में 40 रुपये का क्या वैल्यू होता है, हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। यस, समझी। ठीक है, तो Yes. यहाँ पर मोटा मोटी इसलिए MM मॉडल बोलता है कि डिविडेंड बांटो या मत बांटो, फर्म का वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं है। हालांकि आपके MM मॉडल